नमस्कार दोस्तों। आईपीएल का ऑक्शन खत्म हो चुका है। सारी टीम सॉलिड लग रही है, बट हम पहली टीम ले रहे हैं मुंबई इंडियंस, जो कहीं ना कहीं एक ऐसी टीम है जिसने रिटेंशन तो अपने बेस्ट करे ही थे। बट जब ऑक्शन की बात आई तो डे वन के अंदर लोग बोल रहे थे भाई पैसे कहाँ लेके जाओगे, खर्च करो खर्च करो। डे टू में उन्होंने खर्च भी करे। अब उसके बाद अगर उनकी प्लेइंग 11 बना और उनकी स्क्वाड को रिव्यू करें तो फिर देखते हैं क्या होता है। मेरे साथ मौजूद है मानस भाई। सबसे पहले तो बताओ कि ऑक्शन किस तरह से रहा मुंबई का। मुंबई इंडियंस के लिए ऑप्शन ऐसा था, शुरुआत के दिन तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ये लंच करने आए हैं, ज्यादा कुछ रोल नहीं था इनका, फालतू मेहनत क्यों करे ये उठाने की, सिर्फ वो फॉर्मेलिटी के लिए आए थे पहले दिन। दूसरे दिन तो ऐसा गेम खेला इन्होंने। टीम काफी अच्छी बनी है, स्क्वाड काफी अच्छे बने हैं। हमारे जो पांच रतन हैं, इंडियन टीम के भी स्टार है वो पांच रतन, उनको तो हमने रिटेन कर ही लिया था, तुम जानते ही हो। और उसके बाद जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई है, हमारे जो पूर्व प्लेयर हैं, हमारा पुराना हीरा ट्रेंट बोल्ट वापस आ गया, इससे बढ़िया चीज क्या रहेगी। और एक वही स्विंग डिस्कस किंग, कराया था ये। स्विंग हम्म। किंग दीपक चहर वानखेड़े की पिच पे क्या तबाही मचा सकता है, इस चीज से आप लोग वाकिफ हैं। तो टीम बहुत अच्छी है। एक दिक्कत इसमें ये रहेगी, एक तो कीपर का एक इशू रहा है इसमें, इस टीम में। अब हाँ। विल जैक्स को तुमने ले तो ले लिया, विल जैक्स को ले तो लिया, विल जैक्स को खिलाने में दो प्रॉब्लम है। एक तो फॉरेन कोटा को सेटिस्फाई करना है, दूसरी चीज ये है हम्म। कि रिजर्व वाली कैटेगरी जो है उसको पूरी तरीके से फुलफिल करके रखना पड़ेगा आपको। हम्म। हाँ। अब इसमें है, अगर प्लेइंग 11 बनाने जाओ ना, तो मैं सोच रहा हूं कि रोहित और रायन रिकल्टन से ओपन करवाई जाए। हम्म। तीसरे नंबर पे विल जैक्स को खिलाया जाए। चौथे पे आप जा सकते हैं उसकी तरफ, तिलक वर्मा। सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार अच्छा, यादव चौथे पे विकेट्स पहले सूर्य। गिरते तो तिलक वर्मा। चौथ विकेट्स हाँ। पहले गिरते तो तिलक वर्मा, चौथे पे वरना सूर्य कुमार यादव, पांचवें पे तिलक वर्मा, छठे पे हार्दिक पांड्या। सात पे, आठवें, नवे, हम्म। 10वें, 11वें की पोजीशन बाकी है, जिसमें आप सातवें पे जा सकते हैं सेंटनर पे। सेंटर पे दाव खेलो, तीन फॉरेन कोटा फिक्स हो गया। ठीक है। अब हम्म। देखो, चेन्नई की पिच पे जा रहे हो तो दो स्पिनर्स को खिलाना जरूरी पड़ जाता है, मैंडेटरी है दो स्पिनर्स को खिलाना। तो अल्लाह हम्म। फसनकर नाम का जो स्पिनर लिया उसको ले सकते हो, कर्ण शर्मा की तरफ हम्म। एक्सपीरियंस जाना तो उसकी तरफ दे सकते हो, दो स्पिनर्स का हाँ। फॉरेन कोटा फिक्स है। हार्दिक पांड्या पेस में है ही। ठीक है। तो और तीन, हम्म। अल्लाह फजनकर को मैंने ले लिया, और ठीक है, चार फॉरेन प्लेयर्स हो गए हमारे। उसके बाद तीन बोलर्स रहे नहीं यार, अल्लाह फसनकर नहीं आ पाएंगे। ट्रेंट बोल्ट मैं भी तो लूंगा है। कर्ण शर्मा को। कर्ण शर्मा को बोल्ट भी लूंगा, तो है। मैं कर्ण शर्मा को लूंगा। वही तो बोल रहा हूँ, कर्ण शर्मा को हम्म। लूंगा। उसके बाद तीन मेरे पेसर्स रहेंगे, बुमराह, बोल्ट और पसनगर। वो बुमराह, बोल्ट हम्म। और दीपक चहर। क्लियर कट प्लेइंग पर 11। यार एक चीज है, अब जैसे रैन रिकल्टन भी आ जाएंगे, विल जैक्स भी आ जाएंगे, एक अपने सेंटनर हो गए, एक अपने हो गए ट्रेंट बोल्ट। तो यार ये जो हम्म। बैटिंग लाइनअप है ये कहीं ना कहीं जस्टिस दे पाएगी तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की पोजीशन को। क्योंकि ये तो भाई तीस चौथे पे आ रहे हैं सूर्य, फिर आ रहे हैं तिलक पांचवे पे, या सूर्य पांच पे आ रहे हैं तिलक चौथे पे आ रहे हैं। तो मतलब बहुत हेक्टिक सी मैंने बैटिंग लाइनअप नहीं हो इस गई है। इस चीज को मैंने देखा था करते हुए, क्योंकि हमें खेलना है टीम के लिए। हमें हाँ। ये नहीं कि हम अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए खेलें। एमआई की हम्म। शुरुआत से आदत है, पर्सनल रिकॉर्ड के लिए हम कम ही खेलते हैं। अगर पर्सनल हम्म। रिकॉर्ड पे ही खेलते तो आज रोहित शर्मा के भी रन उतने वो होते। लेकिन हमने क्या है, टीम के लिए खेला है हमेशा। तो मुझे लगता नहीं कि कोई होगा, और ऐसी बात नहीं कि तिलक वर्मा तीसरे नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, पिछले सीजन भी वो तिलक वर्मा चौथे पांचवें नंबर पे बैटिंग कर रहे थे। ये क्या होता है, हम्म। सिचुएशन पे डिपेंड करके गेम खेलना होगा। विकेट्स पहले गिर जाए, तिलक वर्मा को स्टेबिलिटी लाने के लिए भेज दो। हिटिंग चाहिए, सूर्य हम्म। कुमार यादव को भेज दो आगे। एक एक चीज ये भी बन सकती है प्लेइंग 11, अगर आप रैन रिकल्टन से स्टार्ट ना करो, जो मेरे हिसाब से प्रायोरिटी भी नहीं थे, वो तो उन्होंने एक करोड़ में बैकअप में ले लिया। और विल जैक्स को, एक तो विल जैक्स का वो अपनी सीन देखो ऑक्शन के टाइम में, आरसीबी के ओनर के पास जाके हाथ वाथ मिला लिया आकाश अंबानी जी। जो वो भी भाई सोचो बीच ऑक्शन में, बीच ऑक्शन बीच में। ऑक्शन मोड के लोग कह रहे ऑक्शन फिक्सिंग तो नहीं हो गई। अरे यार तुम ये देखो आरसीबी, आरसीबी को मैं क्या बोलूं, मतलब तुमने टिम डेविड को ले लिया, उन सबको ले लिया, और तुमने विल जैक्स को छोड़ दिया, आरटीएम नहीं करा तुमने। और फिर वहां पे जाके वो भाई हाथ यार, मिला रहे हो और खुश मैं भी हो रही है एक आरसीबी। चीज सोच रहा हूँ मैं। 23 करोड़ तक वेंकटेश अय्यर तक भागने की जरूरत क्या पड़ रही थी आरसीबी को? अगर गलती से पड़ जाता तो किसके माथे लेके डोलते भाई? भाई फिर 23 करोड़ भुवनेश्वर कुमार भी नहीं वेंकटेश आता। अय्यर। हम्म। अरे, फिर मैं भुवी बोला भी नहीं आता। भाई, साफ सी बात थी, हम्म। 23 करोड़ के पीछे भग रहे थे। सिराज हम्म। के वो उसके वेंकटेश अय्यर के पीछे जा रहे थे। दो बॉलर तुम्हारे पास थे, भुवनेश्वर और सिराज की जोड़ी बना के रखनी थी, बात खत्म हो जाती। 8 करोड़ हाँ। में रिटेंशन के टाइम पे सिराज को रिटेन कर लेते हैं। ठीक है। उसके हम्म। बाद भुवनेश्वर को तुमने उठा ही लिया, कोई दूसरे प्लेयर का हम्म। कोटा हटा के फटक देते। ठीक है। हम्म। 18 करोड़ में दो बॉलर आ गए, भुवनेश्वर और सिराज, और तीसरा हेजलवुड। और तीन भाई और तीनों ही हम्म। तबाही, इससे बढ़िया चीज क्या होगी? हम्म।
पर वो ये आरसीबी डूइंग जस्ट वेंकटे आरसीबी थिंग्स। वेंकटेश अय्यर के पास भग रहे हैं। केएल राहुल आया, 10.25 करोड़, भाई इतना ही पर्स है हमारे पास। वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ तक जा। 25 लाख, 25 लाख बढ़ाया सिर्फ आरसीबी ने भाई, 25 लाख, अरे 25 लाख क्या अकाई कोहली की फीस के लिए बचा रहे थे क्या यार? 25 लाख बढ़ाया सिर्फ, ये समझ ही नहीं आया। पर देखो, अगर मुंबई की स्ट्रॉन्ग इलेवन में ये भी देखूं कि आप रोहित शर्मा विल जैक्स ही ओपन करवा दो ना, कि विल जैक्स डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है और ओपन करते हैं, तो हमने देखा भी है कि यार बढ़िया खेलते हैं, गुजरात के अगेंस्ट सेंचुरी भी थी। तीसरे पे तिलक वर्मा आ जाए, चौथे पे सूर्य कुमार यादव, पांचवे पे हार्दिक पांड्या। अब छठे पे आप रख दो रॉबिन मिंस को, रॉबिन मिंस जो है विकेट कीपर है, अगर उनकी बैटिंग आती है तो ठीक है, नहीं तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में भी आप डाल सकते हो, बट हाँ वो तो खेलेंगे, देखो विकेट कीपर है तो। छठे पे उनको रख दो, सातवें पे मिचेल सेंटनर, आठवें पे दीपक चहर, नब्बे पे ट्रेंट बोल्ट, 10 पे बुमराह, और फिर 11वें पे अगर आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए तो अल्लाह गजम्फर जो है वो। और नहीं, फिर आप एक काम कर सकते हो कि नमन धीर को इसके अंदर ऐड कर दो और कर्ण शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर के अंदर डाल दो। ये कहीं ना कहीं आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नमन धीर को भी रॉबिन मिंस के ऊपर एक डाल दो, उसके नीचे डाल दो। मैं बोलता हूँ, अगर इनका स्वॉट एनालिसिस करें, लोग करते हैं स्वॉट एनालिसिस, हम करेंगे स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, यानी टॉस। एस फॉर स्ट्रेंथ डब्ल्यू, हाँ हम्म। डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, और एस फॉर स्ट्रेटेजी। जो टी हम्म। होता है थ्रेट्स, थ्रेट्स और वीकनेस एक ही बात है, थ्रेट्स वीकनेस चैलेंजेस एक ही बात में आते हैं। मैं इसकी स्ट्रेंथ की हम्म। बात करूँ ना, मैं तो स्ट्रेंथ में एक तो बैटिंग लाइनअप, बहुत तोड़ू बैटिंग लाइनअप है, सबसे शानदार हम्म। बैटिंग लाइनअप मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस के अलावा किसी के पास नहीं है एट प्रेजेंट करंटली। एक सीएसके फिर हम्म। भी थोड़ा बहुत बिड में है, इधर उधर हो रही है, पर मेरे हिसाब से एक एक्सपीरियंस और करंट फॉर्म में जो चलने वाला बैटिंग ऑर्डर इनके पास है। बॉलिंग इनकी तगड़ी है, ये तीन भाई तीनों तबाह। इसमें कि एक विकेट कीपर, प्रॉपर विकेट कीपर का रोल ना होना। अब प्रॉपर विकेट हम्म। कीपर रोल में क्या होगा कि रिजर्व कोटा में आपको जान पूछ के, अगर आप बिन मिन्स की तरफ नहीं जाओगे तो आपको रायन रिकल्टन की तरफ भगना पड़ेगा। और फिर उसमें रायन क्या है कि रिकल्टन की आपका तरफ एक आपको भगना ओवरसीज भी जा पड़ेगा, रहा है। वो उस पे हम्म। जाना पड़ेगा। रॉबिन मिल्स को नहीं खिलाते हैं, वो साइड में रखना पड़ेगा। तो इसमें माथापच्ची होने वाली है बॉल, कि रायन रिकल्टन को हम्म। खिलाते हैं तो फॉरेन कोटा पे थोड़ा इंपैक्ट पड़ जाएगा। रॉबिन मिल्स को खिलाते हैं तो एक्सपीरियंस की आपको देखनी पड़ेगी। विल जैक्स का भी थोड़ा हम्म। बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, विल जैक्स जैसे अटैकिंग प्लेयर को थोड़ी छोड़ेंगे। तो एक इन्होंने गलती करी कि हम्म। एक प्रॉपर विकेट कीपर उठाना था इनको, जिसमें या तो आप केएस भरत की तरफ जा सकते थे, ठीक है, या हाँ, आप जा सकते थे अगर जिसे कह इनको सकते हैं देखो, हम। विल जैक्स की जगह अगर तुम क्विंटन डीकॉक भी लेते ना, तो भी तुम्हारी बैटिंग लाइनअप इतनी कैपेबल है कि वो डीकॉक के साथ भी सही स्टेब्लिश कर जाती है उस पिच पे। अगर डीकॉक साढ़े साढ़े तीन 3.8 करोड़ के अंदर गए डीकॉक, अगर आप 5 करोड़ भी लगाते थे ना डीकॉक पे, तो सही था आपके लिए। आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप बहुत बढ़िया है सही था। वैसे भी। मेरे हिसाब से तो साढ़े साढ़े 3-4 करोड़ बहुत सही थे डीकॉक के लिए यार। 5 करोड़ तक बग जाते डीकॉक के लिए। केकेआर इतना अफोर्ड नहीं हम्म। करती, केकेआर छोड़ देती यार पीछा। डीकॉक की तरफ जाना हम्म। चाहिए था आपको। क्विंटन डीकॉक बहुत बढ़िया बैट्समैन है, पहले भी रहा हुआ है आपके पास। एक गलती इन्होंने ये करी है सबसे मेजर, जो मुझे लगता है, इनको हम्म। नहीं लिया। ठीक है, एक अब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी आती है तिलक देखो, वर्मा के लिए। अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी दो बंदों के लिए मेन है। एक है मिचेल सेंटनर जो सीएसके के अंदर बेंच पे था, उसको एक तो फाइनली मौका मिलेगा आउटसाइड दी वानखेड़े खेलने का, कि चेपॉक आएगी तो चेपॉक के अंदर खेलेगा, ईडन गार्डन में खेलेगा, परिस्थिति के अकॉर्डिंग खेलेगा, तो मेरे हिसाब से कंफर्म 11 के अंदर सेंटनर रहेंगे। दूसरा, ये अल्लाह गजम्फर जो है, ये इनका अगर आपने देखा एक्शन थोड़ा वरुण चक्रवर्ती से सिमिलर है, थोड़े से मिस्ट्री स्पिनर अफगानिस्तान के। और अफगानिस्तान का जो एक मेन प्रोडक्शन यूनिट यूनिट है वो स्पिनर्स पे ज्यादा है, मतलब बढ़िया स्पिनर निकालते हैं वो। तो दोनों में से मौका दोनों को मिलेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मिलेगा, और बहुत अच्छी बात है कि मिचेल सेंटनर को प्लेइंग 11 में खेलते हुए देखेंगे। दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी दीपक चहर के लिए भी है। अब चहर के इंजरी कंसर्न्स रहते हैं, बट ये सब जानते हैं कि चहर जब वानखेड़े में आते हैं, तो 2018 का मैच याद कर लो, मतलब 18-19 जितना भी आप मैच याद कर लो, तो चहर की परफॉर्मेंस डिसेंट रही है और बहुत अच्छी रही है। और जब चहर और बोल्ट साथ में आएंगे, जिनके मेरे हिसाब से बोल्ट के 57-59 ऐसे विकेट है, और उसके ही 2 विकेट कम चहर के हैं पावर प्ले के अंदर, तो यार ये बहुत सही चीज है कि पावर प्ले तो आपने बांध के रख दिया चेहर और बोल्ट के साथ, तो और अपॉर्चुनिटी तीन डेथ बंदों के साथ बॉलिंग तो है में, ही है। और डेथ वो बॉलिंग नहीं में है, बुमराह। नहीं वो, हाँ वो बुमराह है, बट एक चीज है, अब एक चीज, एक कंसर्न की बात ये है कि अगर चहर बोल्ट साथ में खेलेंगे और बुमराह के पास सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेथ बॉलिंग की, तो एक ऐसा बॉलर भी आपको चाहिए कि आप उससे मिडल ओवर भी करवाओ। आप दीपक चहर को क्या वो अपॉर्चुनिटी दोगे कि आप हमारे लिए 19 ओवर डालो या 20 ओवर डालो, या फिर वो बोल्ट डालेंगे? एक सोचने वाली चीज है कि वो डालेगा कौन 19 ओवर 20 ओवर, जो भी आप डिसाइड करोगे। तो वो एक चीज कहीं ना कहीं रह सकती है इनकी साइड से, बाकी तो सही 11 है। और अगर दीपक चहर इंजर्ड भी हो जाते हैं, जो मैं उम्मीद करूंगा ना हो, बट अगर हो जाते हैं तो फिर अपने ये क्या कहते हैं,
बैकअप के अंदर आपके पास है, ओवरसीज के अंदर बॉलर है, आप लिजार्ड विलियम्स को इन्होंने लिया है, रीस टोपली को लिया है इन्होंने, तो बैकअप के अंदर ओवरसीज बॉलर है इनके पास। तो वो उसके ऊपर ये बैट लगा सकते हैं कि भी आप आ जाओ और फिर एक आप इंडियन स्पिनर खिला लोगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं इनके साइड से हो सकती है। बाकी तो ओवरऑल सही स्क्वाड लग रहा है मानस भाई। दो तीन जो कमियां थी वो अपन ने बताई थी। एक विकेट पृथ्वी शॉ इतना बढ़िया जा रहा था, उसकी दूसरी बार बोरी लगी या नहीं? पहली बार में उसको उठा नहीं के फ्री लगी, कर लेते बैकअप ओपनर थे यार। दूसरी बार अब मना आप कर खुद दिया सोच के पृथ्वी देखो शॉ की यार यार, किस्मत। पृथ्वी शॉ हम्म। अनसोल्ड, पृथ्वी शॉ अनसोल्ड, 2 करोड़ में डेविड वार्नर आ रहे थे, डेविड वार्नर अनसोल्ड। हाँ डेविड वार्नर को ही ले लेते यार, एक पुराना मतलब ओल्ड आ जाता है कि यार वार्नर और वो को ओपन कर रहे हैं। तो वही चीजें देखो, ब्रायन डिकल्टन विल जैक्स दोनों भी साथ में खेल सकते हैं। फिर वही चीजें कि आपको थोड़ा सा यार बॉलिंग के अंदर सिर्फ एक स्पिनर ही खेल सकता है सेंटनर, और फिर आप तीन पेसर के साथ जाओ। अगर आप वानखड़े में खेल रहे हो तो आप तीन पेसर के साथ ही जाओ, फिर आपको क्या कि विल जैक्स भी वो स्पिन ऑप्शन देंगे, विल जैक्स भी स्पिन कर सकते हैं। तो फिर आप तीन पेसर के साथ जाओ बढ़िया, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट एंड बुमराह। तो वो एक कहीं ना कहीं की पॉसिबिलिटी रह सकती है कि तीसरे पे जैक्स खेल दे, चौथे पे स्काई, और पांचवे पे आप तिलक को खिला लो या फिर शिफ्ट इन कर लो। तो जब ये खेलेंगे तो क्या रॉबिन मिंस की जगह बनेगी अगर विल जैक्स और रिकल्टन दोनों खेलते हैं तो? या फिर नमन धीर को लेके आओगे फिर आप? जगह नहीं है, फिर जगह नहीं है। तो नमन धीर को रखोगे आप एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि इम्पैक्ट का भी आपके आएगा सीन। किसको? नमन धीर को रखोगे फिर आप इम्पैक्ट प्लेयर के अंदर? इम्पैक्ट के अंदर किसको डालोगे इम्पैक्ट प्लेयर के अंदर, कर्ण शर्मा होंगे या नमन धीर होंगे? यार अब वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बॉलिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए होगी तो फिर करण वो आ जाएंगे, कर्ण शर्मा, और बैटिंग में ज्यादा चाहिए तो नमन धीर आ जाएंगे। अब ऐसे सिचुएशन वाइज फिक्स नहीं रहती ना मुद्दा कभी भी। हाँ, वो भी कहीं ना कहीं चीज रह सकती है। हाँ तो ओवरऑल ये प्लेइंग 11 हो सकती है जो हमने बताई। बाकी और भी आपकी कोई प्लेइंग 11 है तो कमेंट्स के जरूर से बताना। लास्ट में बताओ कि एम आई क्या कर रही है क्वालिफाई, पिछले साल की तरह ना हो इस बार। कंफर्म, कंफर्म प्लेऑफ्स पे थप्पा लगा दो, ट्रॉफी भी लिख दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रॉफी भी लिख दे, ट्रॉफी लिख दे। ट्रॉफी लिख दो, 6th टाइटल मुंबई इंडियंस कंफर्म। बैटिंग में दम है, बॉलिंग में भी हाँ दम तो है, बट वो ये कि यार थोड़ा सा कंसर्न डेथ बॉलिंग के अंदर रहेंगे। बाकी देखते हैं उसको किस तरह से मुंबई इंडियंस कवर अप करेगी। हमने पूरी अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको बताई दी है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर से बताना, और मुंबई की दुनिया हिलाएगी या नहीं वही बताना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली बार। टिल देन गुड बाय।